नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तपस्या एनुअल प्रिपरेशन के डे 40 में। आज हम आ गए हमारे 40वें दिन पर, जो कि 150 में से 40th है। अभी तक कितने बच्चों ने डे 39 तक के सारे सेशन देख लिए? लाइव चैट कमेंट थ्रेड में बताइए और सेशन 118 के लिए तैयार हो जाइए, विच इज पॉलिटी 4। प्यारे साथियों, आज हम भारत की पूरी राज्य व्यवस्था में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशंस यानी प्रशासनिक सुधार आयोगों पर चर्चा करेंगे। 3 हिस्सों में होगा ये। आज उसका पहला हिस्सा है। पॉलिटी 4, 5, 6 में हम ये तीनों हिस्से कवर कर लेंगे। एक्साइटेड? तो प्यारे दोस्तों, सेशन को लाइक और शेयर तुरंत कर लीजिए। याद रखें 150 सेशंस की ये शानदार सीरीज लगातार आपको तैयार कर रही है सिविल सर्विसेज के लिए। ये पूरी तरह से फ्री सीरीज है, तो साथियों को भी इसमें एनरोल जरूर करवाएं। आपका प्यार, सहयोग, समर्थन बहुत मायने रखता है। इस लिंक पर जाकर एक शानदार टेस्टिमोनियल और आपके एग्जाम के रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करें, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। पीटीज आईएएस एकेडमी के बहुत प्यारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेस हैं जो आप ऑनलाइन और हार्ड डिस्क दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। आज के आज एनरोल करें और पूरा लाभ लीजिए। शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशंस पार्ट 1। 3 हिस्सों में होने वाले हमारे इस क्लास में हम आपको प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1, 2 से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब बता देंगे, कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लियर कर देंगे। आज पहला हिस्सा है, हम बात कर रहे हैं ओवरव्यू। इसके अगले पार्ट में हम लाएंगे एआरसी 1 की गहराइयां और उसके बाद ऑल द डिटेल्स ऑफ एआरसी 2। ये तीनों ढंग से कर लिए तो आपका एक बेसिक लेवल का काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन इन इंडिया। भारत में पहले ब्रिटिश राज बना और 1858 में बदलकर ब्रिटिश राज में तब्दील हो गया। कंपनी राज बना। तो जो कंपनी राज, कॉलोनियल राज हम कंपनी राज बोलते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के समय से जब उसने बंगाल जीता, बिहार जीता, वहां से जो एक कॉलोनियल यानी उपनिवेश भारत बना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, 1858 में लॉर्ड डलहौजी की बेहद गलत नीतियों के कारण पूरा का पूरा कंपनी का राज ध्वस्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया। उस समय तक भारत की सिविल सेवाओं का एक ही लक्ष्य था, प्रिजर्विंग द एलीट एंड द रूलर्स। उस वक्त के अभिजात्य वर्ग और शासक वर्ग की सुरक्षा करना, यह एकमात्र काम था सिविल सेवा और पुलिस सेवा का। तो वो बाय नेचर दमनकारी थी। समझ में आया? वो बहुत बुरी तरह से एक दमनकारी व्यवस्था थी। इंडिपेंडेंट इंडिया में प्यारे दोस्तों, सिविल सर्विसेज हैड टू स्टार्ट सर्विंग द मासेस। अब यहां एक पूरा 180 डिग्री का परिवर्तन आया। इस 180 डिग्री के परिवर्तन में हमने ये पाया प्यारे साथियों कि अब सरदार पटेल की ये इच्छा थी कि पुरानी आईएएस यानी कि आईसीएस और आईपीएस को डिसॉल्व नहीं किया जाए। उन्हीं लोगों को जिन्होंने अंग्रेजों की सेवा की थी, अब भारतीयों की सेवा के लिए लगाया जाए। हालांकि इस विचार का काफी विरोध था, लेकिन सरदार पटेल प्रिवेल्ड ऑन एवरीवन और उन्होंने कहा कि अब हम चेंज इन अप्रोच, चेंज इन मेथड और चेंज इन स्ट्रक्चर्स करेंगे, जिससे भारत को वही सेवा फिर से एक नए रूप में मिल सकती है। अदरवाइज एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ये पहली बात समझ में आई। तो बेसिकली जितने भी प्रशासनिक सुधार आयोग, कमेटी रिपोर्ट्स बनी हैं, वो इसलिए बनी हैं कि उस पुरानी व्यवस्था को नई भारत की नई आवश्यकताओं के हिसाब से कैसे ढाला जाए। शुरुआत करेंगे 1858 से। यह भारत के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि ताकत जो है वो लीगली ट्रांसफर हो गई ब्रिटिश क्राउन को। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पूरी ताकत गई। द एक्सेसेस ऑफ द कंपनी लेड टू इट डाउनफॉल एंड लॉर्ड डलहौजीज डिजास्टर्स पॉलिसीज ऑल्सो। प्यारे दोस्तों, जब हम बोलते हैं ब्रिटिश क्राउन तो हमारा मतलब होता है ब्रिटिश संसद, क्योंकि ब्रिटेन में दरअसल 1215 में मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम नाम का जो दस्तावेज साइन हुआ था, उसके तहत अब मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम, उसके तहत राजा की शक्तियां बहुत सीमित हो गई थी। और उसके अगले 800 साल में यानी आज तक ब्रिटेन में कॉमन लॉ सिस्टम हुआ, जो अंततः भारत आ गया। आज भारत का सिस्टम वही है। वहां पे एक जुडिशरी की सिस्टम व्यवस्था पूरा डेवलप हुई और एक पार्लियामेंट की व्यवस्था डेवलप हुई। ये बाकी के यूरोपियन देशों में इतना जल्दी नहीं हो पाया था। ये एक और कारण था कि क्यों ब्रिटिश रूल ही दुनिया भर में फैला। पहले नए शासकों ने सबसे पहले रिकेट को अपॉइंट किया, यह देखने के लिए कि कंपनी किस प्रकार से प्रशासन चलाती थी। रिकेट रिपोर्ट आई जिसका नाम था रिपोर्ट ऑन सिविल एस्टेब्लिशमेंट एंड सैलरीज। ये पहली रिपोर्ट आई 1866 में। तो यहां से हम मान सकते हैं प्यारे दोस्तों कि किस प्रकार से भारत में सिविल सेवा चल रही है, उसके क्या क्या वेतनमान होते हैं, उसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। यहां से उसका एक फॉर्मल स्टडी होना शुरू होता है। आजादी के ठीक पहले 1946 में टॉटेनहम रिपोर्ट आई थी ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
केंद्रीय सरकार के पुनर्गठन पर 1946 में आई टॉटनहैम रिपोर्ट ने यह बताया कि सचिवालय को बहुत ही स्लीक और स्ट्रीमलाइन करना जरूरी होगा, और साथ ही साथ उसने और भी बहुत सारे सुझाव दिए। तो यह आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आ रहा है। इससे पहले कि हम एआरसी पे आए, ये सब समझना आपके लिए, एग्जाम के लिए और अदरवाइज जरूरी इसलिए है प्यारे साथियों कि इसके बिना आप समग्रता में इस पूरी समस्या को देख नहीं पाएंगे। एक स्टेप आगे चलते हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों में बता रहा हूं। जुलाई 1947 में आज़ादी के कुछ ही दिनों पहले सेक्रेटेरिएट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी स्थापित की गई, और वो दरअसल ऑफिसर शॉर्टेज कमेटी के रूप में काम करती थी। तो सचिवालय पुनर्गठन समिति बनी कि अब पूरा नया भारत बनने वाला है, किस प्रकार से यहाँ का प्रशासन चलाया जाएगा उस चीज को थोड़ा देखा जाए, समझा जाए। सचिवालय पुनर्गठन समिति बनाई गई। इस समिति ने सबसे पहले सरकार को यह चेतावनी दी कि कोई भी बहुत बड़े भारी परिवर्तन या नई गतिविधियां चालू न की जाएं, क्योंकि एडिशनल पर्सोनेल अभी हमारे पास है नहीं, अतिरिक्त कर्मी हमारे पास है नहीं। तो अगर कोई बहुत बड़ी योजना बना दी गई तो उसको लागू कौन करेगा। 1948 में भारत सरकार ने इकोनॉमी कमेटी बनाई। यह इकोनॉमी कमेटी क्या थी? इसका काम था प्यारे दोस्तों, सिविल एक्सपेंडिचर में जो बढ़ोतरी हो गई थी पिछले 10 सालों में, उसकी पूरी समीक्षा करके सरकार को बताना कि खर्चे कहां कहां और क्यों क्यों और कैसे कैसे बढ़े हैं। उसके बाद जो पहली बड़ी कमेटी बनी 1949 में, एन गोपाल स्वामी अय्यंगार कमेटी, सिविल सर्वेंट थे ये, और रिपोर्ट ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। तो सबसे व्यापक टाइटल है ये। तो सरकारी मशीनरी के पुनर्गठन पर रिपोर्ट ये दी एन गोपाल स्वामी अय्यंगार साहब ने। उन्होंने क्या कहा कि भारत सरकार के सारे मंत्रालयों को 4 ब्यूरो में आप बांट दीजिए। ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस एंड लेबर एंड सोशल सर्विसेज। अगर भारत सरकार के केंद्रीय पूरे सारे केंद्रीय मंत्रालयों को इन 4 ब्यूरो में बांटा जाता है तो अय्यंगार साहब का कहना था कि चीजें मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। और उन्होंने यही कहा कि सरकार का जो ब्रॉड रूप से एक जनरल फ्रेमवर्क होता है वो एक अलग चीज होती है, और उस फ्रेमवर्क के भीतर हर मंत्रालय, हर विभाग का क्या स्ट्रक्चर होता है वो एक बिल्कुल अलग चीज होती है। दोनों को बहुत अलग ढंग से ही हमें ट्रीट करना होगा। समझ में आया आपको ये? अब एक स्टेप आगे चलते हैं। एन गोपाल स्वामी अय्यंगार रिपोर्ट में ये बड़े सजेशंस आए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सचिवालय में 37 यूनिट्स होनी चाहिए, 28 तो विभाग होने चाहिए, 8 केंद्रीय प्रशासनिक कार्यालय होने चाहिए और 1 कैबिनेट सचिवालय होना चाहिए। तो इनको जोड़ लेंगे तो 37 हो जाएगा। और ये जो 28 विभाग है इनको 20 मंत्रालयों में स्थित कर दो। ये इनका पहला सुझाव था। डिपार्टमेंट हमेशा सेक्रेटरी के अंडर में होगा और मिनिस्ट्री हमेशा मिनिस्टर के अंडर में होगी। यह व्यवस्था आज तक भारत में लागू है। आपको पता है ना, किसी भी विभाग का प्रशासनिक मुखिया सेक्रेटरी होता है और मंत्रालय का ओवरऑल नीति मुखिया होता है मंत्री। एक नई ग्रुपिंग बनाया जाए इकोनॉमिक और सोशल सर्विसेज के लिए, कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया जाए और एक परमानेंट सिस्टम स्टैंडिंग कमिटीज का बनाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स डिवीजन, ONM डिवीजन बनाया जाए जो बारीकी से सरकार के कामकाज पर नजर रखेगा, MHA के तहत काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। इनमें से बहुत सारे अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार आगे चलती रही है। समझ में आ गया? तो जो इस कमेटी ने गोपाल स्वामी अय्यंगार कमेटी ने अनुशंसाएं दी, सरकार ने डिफेंस कमेटी, इकोनॉमिक कमेटी, पार्लियामेंट्री लीगल कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन कमेटी मई 1950 में गठित कर दी। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, देश अभी अभी आज़ाद हुआ है और आज़ादी के अगले 3-4 सालों में ही, अभी तो संविधान भी लागू नहीं हुआ है, सरकार बहुत भयंकर फास्ट स्पीड से काम कर रही है। उस सरकार के मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक बहुत बड़ा सुझाव जो स्वीकार किया गया, जो आज तक लागू है, कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत स्पेशल व्यक्ति होगा, बहुत स्पेशल पद होगा, व्यक्ति तो नहीं पद। कैबिनेट सचिव का पद बहुत स्पेशल होगा। वो सभी सिविल सर्वेंट्स के लिए गाइडिंग मेंटोर का काम करेगा, कॉन्शियस कीपर होगा और सभी लोग उनमें कॉन्फिडेंस रख सके, इस लेवल पर उस पद को बनाया जाएगा। समझ में आ गया? तो कैबिनेट सचिव सबसे हाई पोजीशन है जो आज कोई सिविल सर्वेंट भारत में प्राप्त कर सकता है। अब उसके बाद 1953 और 56 में रिपोर्टें आई पॉल एप्पलबी की। ये अमेरिका के एक्सपर्ट थे। उन्होंने 12 सजेशंस दिए भारत सरकार के लिए भी, और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया कि जिम्मेदारी और अथॉरिटी को किस प्रकार से बैलेंस करके चलना है।
तो पॉल एप्पल भी रिपोर्ट्स 1953 और 56 सरकार का ढांचा, काम करने के तरीके, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफ्यूजन, एनालिसिस, रिव्यू, फीडबैक, इस सब के बारे में काफी गहरी बातें इस रिपोर्ट में की गई। समझ में आ गया। 1960 में अंततः प्लानिंग कमीशन ने, जिसको बन के 10 साल हो चुके थे, योजना आयोग, और आप जानते ही हैं कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया 2014 में, जिसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। योजना आयोग ने 1960 में वी.टी. कृष्णमाचारी जी को कहा कि आप जितने भी भारत के राज्यों में अलग अलग लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सोनेल हैं, उनसे जुड़े हुए सवालों का विश्लेषण कीजिए और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल, यानी पंचायती राज से जुड़े हुए क्या क्या इश्यूज अब नए नए निकल कर आ रहे हैं काम के बंटवारे को लेकर, यह सारा अध्ययन कीजिए। वी.टी. कृष्णमाचारी की रिपोर्ट आ गई 1962 में और सरकार ने सारी अनुशंसाएं मान ली। समझ में आ गया। वी.टी. कृष्णमाचारी की सभी अनुशंसाएं भारत सरकार ने मान ली, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अनुशंसा है कि आईएएस सर्विस का एक्सपांशन भारत के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए हो और LBSNAA मसूरी में रूरल डेवलपमेंट कार्यक्रम भी लोगों को पढ़ाए जाएं ताकि उनका ओरिएंटेशन सही हो। दूसरी रिपोर्ट में पंचायती राज के ऊपर काफी सारी बातें हुई कि किस प्रकार इस उभरती हुई चीज के साथ डील करना है, क्योंकि वहां काम भी बराबर से बंटना है, काम सही ढंग से होना है आदि। प्यारे दोस्तों, 1950 का पूरा दशक 60s, 70s और 80s इस थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट को समझने में निकल गया और उसमें विफलता हाथ लगी। इसीलिए 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट को 2 संविधान संशोधन लाकर अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करवानी पड़ी, जिसके बाद पंचायती राज सच्चे अर्थों में स्थापित हुआ। यह आपको पता है ना। पंडित नेहरू के समय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी कि प्रशासनिक सुधार विभाग मार्च 1964 में गृह मंत्रालय में स्थापित कर दिया गया और यहीं से अब हम आगे चलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन पर। तो आप बोल रहे हैं कि सर इतनी सारी रिपोर्टें पढ़ दी, पढ़ने तो निकले थे एआरसी और पढ़ क्या लिया, क्योंकि बेटा एआरसी इसके बिना अधूरा है। तो ये हैं अभी तक की सारी रिपोर्टें। समझ में आ गया आपको। अब क्योंकि ये अंततः स्थापित हो चुका है तो अब हम एआरसी के लिए तैयार हो चुके हैं। ओवरव्यू में यही आता है, यस और नो। अक्षय शर्मा भोपाल से, आरुषि इलाहाबाद से और वॉन बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत खुशी है। सभी बच्चे, हजारों बच्चे तपस्या का पूरा पूरा लाभ ले रहे हैं। मेक श्योर दैट यू गेट योर फ्रेंड्स ऑल्सो एनरोल्ड। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। 150 सेशंस, आज हम डे 40 पर हैं। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का रेजोल्यूशन पेपर ये रहा। 5 जनवरी 1966 को रिजॉल्व किया गया कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बनाया जाएगा कि भारत के पूरे प्रशासन का समीक्षा हो और सुझाव आए कि भैया इस व्यवस्था को ठीक कैसे किया जाए, बेहतर कैसे किया जाए, देश में जन सेवा कैसे की जाए। मोरारजी भाई देसाई वॉज द चेयरमैन, बाद में बन गए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो के हनुमंथैया जो एमपी थे, सदस्य थे, वो बन गए चेयरमैन। पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एआरसी आया, सरकार ने इसकी स्थापना 1966 में की। मोरारजी भाई डेप्यूटी पीएम बने तो हनुमंथैया साहब चेयरमैन बने। 20 रिपोर्ट्स और 500 अनुशंसाएं आई। इतनी रिपोर्टें पढ़ी किसने होगी। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वॉज ऑन पर्सोनेल, यानी कि कार्मिक विभाग, यानी कि कर्मचारी। सब कुछ हिंदी में भी दिया हुआ है दोस्तों, इसको बराबर से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो मैं बताते भी चली रहा हूं। कमीशन ने कहा कि हम हमारे सभी प्रतिभाशाली कर्मचारियों के लिए ऊपर तक जाने का, कैबिनेट सचिव के पद तक जाने का रास्ता खोल देना चाहते हैं। मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट की एंट्री सभी सर्विसेज से हो और उन्होंने तो यहां तक सुझाव दे दिया कि एक मिड करियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो प्रमोशन के लिए, लेकिन वो सुझाव खारिज कर दिया गया। एआरसी ने पब्लिक सर्विस कमीशंस को लेके भी बहुत से सुझाव दिए। ट्रेनिंग को लेके उनके सारे सुझाव सरकार ने मान लिए और राजीव गांधी जी के समय तो इन हाउस ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा बल दिया जाने लगा और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थ्रू ट्रेनिंग बिकेम दी न्यू कॉन्सेप्ट। पूरा समझ में आ गया। यह है पूरी कहानी। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। आई होप दिस इज टोटली क्लियर। द कंट्रीज इकोनॉमी वॉज स्लगिश एंड टू रिस्पॉन्ड टू दिस केम द एल.के. झा इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। प्यारे दोस्तों, 2 युद्ध हुए थे, चीन के साथ 62 में, पाकिस्तान के साथ 65 में, और देश की अर्थव्यवस्था बहुत ढीली हालत में थी। तो एल.के. झा समिति उस वक्त बनाई गई कि इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर बात हो और उसने
एक बेसिक सजेशन ये दिया कि गवर्नमेंट का पूरा जोर रेगुलेशन से हटा के डेवलपमेंट पे चला जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर पूरी तरह विनियमन में ही लगे रहे तो विकास का काम कब होगा। समझ में आ गया? तो विनियमन से पूरी तरह विकास की ओर शिफ्ट हो, यह सजेशन था। 1990 जनवरी में आप जानते ही हैं पीवी नरसिम्हा राव जी ने, ये रिपोर्ट तो खैर 1966 के बाद की बात हो रही है, लेकिन हम 2 दशक आगे छलांग लगा के जा रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ओपन कर दिया था और उसके बाद की आवश्यकताएं बहुत बदल गई। तो 1997 में कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स हुई और उसमें यह बिल्कुल एग्री किया गया सभी राज्यों के द्वारा कि लोगों का हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में फेयरनेस, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिवनेस में भरोसा फिर से स्थापित करना, यह अब सभी राज्यों का बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। समझ में आया दोस्तों आपको? तो यह एआरसी की रिपोर्ट का ही परिणाम था और सभी राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर इन 3 चीजों पर काम करना होगा: अकाउंटेबिलिटी और नागरिक हितैषी सरकारें, ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। अभी ये कानून आने में 10 साल हैं, यानी जब ये बात हो रही है उसके बाद इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ पब्लिक सर्विस। तो ये एआरसी के बाद हो रहा है। ये हैं एआरसी की 20 रिपोर्ट्स। ये हैं वो 20 रिपोर्ट्स जो प्रथम एआरसी ने सबमिट की। बेसिकली पूरा 360 डिग्री एनालिसिस भारत के प्रशासनिक ढांचे का हो चुका है प्यारे साथियों, 537 बड़ी अनुशंसाओं के साथ। नवंबर 1977 में पार्लियामेंट के सामने इन 20 रिपोर्ट्स की समरी रख दी गई। समझ में आया आपको? अब आते हैं द्वितीय एआरसी पर। आज हम ओवरव्यू ले रहे हैं, हमारे अगले पार्ट 2 और पार्ट 3 में एक एक एआरसी को डिटेल में लेंगे। तो ये रेजोल्यूशन आपके सामने है प्यारे दोस्तों, और इसमें वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को यूपीए 1 की सरकार ने गठित किया। सरकार ने बोला कि भाई भारत में बहुत सारे बदलाव लिबरलाइजेशन के बाद आ गए हैं, तो अब एक प्रोएक्टिव, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, सस्टेनेबल, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है। भारत को बहुत जल्दी एक सक्रिय, उत्तरदायी, जवाबदेह, टिकाऊ और कुशल प्रशासन बनाना आवश्यक है। 15 रिपोर्टें सरकार को दी गई बहुत सारी अनुशंसाओं के साथ में, और एक पूरी प्रोसेस के जरिए इसका एनालिसिस किया गया। काफी डिटेल में काम हुआ, काफी डिटेल में एनालिसिस हुआ। हालांकि सारे के सारे सजेशंस न तो कभी इंप्लीमेंट हुए, न तो फर्स्ट एआरसी के और न ही सेकंड एआरसी के। प्यारे दोस्तों, ये हैं वो 15 सजेशंस, मतलब रिपोर्ट्स बेसिकली। राइट टू इंफॉर्मेशन, मास्टर की टू गुड गवर्नेंस, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, क्राइसिस मैनेजमेंट, एथिक्स इन गवर्नेंस, पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट यानी सेंटर स्टेट रिलेशन, कॉम्बैटिंग टेरर, सोशल कैपिटल, रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेंथनिंग स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ आ गया इसमें। और आज के ओवरव्यू में आपको हमने फर्स्ट एक फील देने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं बहुत लाभ होगा। अब इंतजार कीजिए अगले सेशन का, जिसमें हम हमारे डे 41 में एआरसी 1 पढ़ेंगे और डे 42 में एआरसी 2। तीनों पढ़ लिया तो काफी हद तक आपका काम हो जाना चाहिए। 500 पेज का शानदार पीडीएफ जिसमें सभी सरकारी स्कीमों का कंपाइलेशन है। आज के आज हमारे बुक स्टोर से खरीदें और पढ़ना शुरू करें। आपके टेस्टिमोनियल का हमें इंतजार है। इस लिंक पर प्यार से लिखिएगा, टीम को बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। सम यूजफुल 4 क्वेश्चंस ऑफ जीएस बेस्ड ऑन टुडेज सेशन, इनके उत्तर अपनी नोटबुक में और वार्तालाप फोरम पर आप लिख सकते हैं। पीटी के कोर्सेस में एनरोल करें, आपको बहुत लाभ होगा। और अब हम दोपहर को गवर्नमेंट स्कीम और शाम को प्रीलिम एमसीक्यू के लिए मिलेंगे। याद रखें, पॉलिटी 5 और 6 में इसका पार्ट 2 और 3 हम कवर करेंगे। नमस्ते, जय हिंद।